आज के इस ऑनलाइन क्लास में लाइट ऑप्टिक्स से डिस्पर्सन अर्थात विक्षेपण की जानकारी दी जा रही है। इसके पहले के ट्रेडिशनल क्लास में आपको डिविएशन की जानकारी दे दी गई है। आप डिविएशन के बारे में पहले से जानते हैं। डिविएशन में आपको बताया गया था डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। यह सूत्र म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा अपॉन 2 साइन ए बाई 2 के आधार पर प्राप्त हुआ है। जब प्रिज्म का कोण बहुत छोटा होता है, पतले प्रिज्म होते हैं, तब ए का मान लगभग 5 डिग्री 6 डिग्री होता है। उस स्थिति में साइन नेग्लिजिबल हो जाते हैं। साइन नेग्लिजिबल हो जाने के कारण साइन हटता है और 2 भी कट जाएगा। ऐसी स्थिति में ये डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1 का सूत्र प्राप्त होता है, जो आप पहले से जान रहे हैं। यह बताता है कि प्रकाशीय किरण को जब किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो प्रिज्म से गुजरने के क्रम में निर्गत किरण एक कोण से विचलित हो जाती है। प्रिज्म है, यहां से ये श्वेत प्रकाश जैसे ही प्रिज्म के सतह पर आपतित होती है, आपतन के बाद यहां से ये मुड़ना शुरू होती है। इस प्रकार यहां ये जो मुड़ने की क्रिया है, तो सबसे नीचे बैगनी, सबसे ऊपर रेड। मूलतः ये ऐसे जारी है। ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। इसके बीच का जो कोण होगा, यहां जो कोण बन रहा है, इसी को डेल्टा से सूचित किया जाता है, जो विचलन कोण है। इसको और स्पष्ट करने के लिए यहां से ये किरण जा रही है, इसको इसी सीध में जाना चाहिए था, लेकिन यहां से ये इधर ऐसे मुड़ती है। यहां से इसको हम ऐसे मिलाते हैं तो यहां जो कोण बनता है, यही विचलन कोण है। इसी विचलन कोण के मान अलग अलग होने के कारण डिस्पर्सन की क्रिया होती है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। डिस्पर्सन को विक्षेपण कहते हैं, कलर डिस्पर्सन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो गुजरने वाली किरण के विचलन कोण अलग अलग होने के कारण
कई रंगों में निर्गत किरणें विभक्त हो जाती है। प्रिज्म से निकलने वाली किरणें विभिन्न रंगों में बट जाती है। यह क्रिया वर्ण विक्षेपन कहलाती है। तो इसकी परिभाषा होगी, श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारने पर किसी प्रिज्म या माध्यम से गुजारने पर विभिन्न रंगों में निर्गत किरणों के विभक्त होने की क्रिया वर्ण विक्षेपन कहलाता है। विक्षेपन का शाब्दिक अर्थ है अलग अलग रंगों में किरणों का अलग अलग होना, और यह क्रिया विचलन कोण के आधार पर होती है। निर्गत किरण को जब किसी पर्दे पर लाया जाता है तो पर्दा पर 7 रंगों की रंगीन पट्टी बनती है, जिसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब यह वर्ण विक्षेपन जो होता है, इसके कारण क्या है? तो विक्षेपन के कारण, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है ये डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू -1। यह स्पष्ट करता है कि प्रिज्म के कोण का मान जितना बड़ा रहेगा, अर्थात प्रिज्म का आकार जितना बड़ा रहेगा, डेल्टा का वैल्यू उतना ही अधिक होगा। डेल्टा का वैल्यू अधिक होने के कारण विक्षेपन की क्रिया अधिक होगी, और विक्षेपन की क्रिया अधिक हो रही है म्यू के कारण। जब प्रिज्म का अपवर्तनांक का मान ज्यादा होगा तब भी डेल्टा का मान ज्यादा होगा, फिर ए का मान ज्यादा होगा तब भी डेल्टा का मान ज्यादा होगा, ए का मान घटेगा, डेल्टा का मान घटेगा, म्यू का मान घटेगा तो फिर डेल्टा का मान घटेगा, यानी समानुपाती है। एक दूसरी स्थिति है कॉचीज इक्वेशन, कॉची का समीकरण। इसके कारण भी वर्ण विक्षेपन होता है। तो ये क्या है? कॉची का समीकरण बताता है कि विक्षेपन की क्रिया a प्लस b अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस c अपॉन लेमडा टू दी पावर 4 डॉट डॉट, ये बताता है कि तरंगदैर्घ्य प्रकाश का, जो प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजर रहा है, उस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पर म्यू का मान निर्भर करेगा, और ए बी सी नियतांक है।
ए बी सी आर कांस्टेंट। अब इसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि म्यू का जो वैल्यू ये तरंगदैर्घ्य का जो मान है आर के लिए तरंगदैर्घ्य का मान ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम है। लेकिन म्यू ऑफ आर का मान, अब यहां लेमडा बढ़ता है तो म्यू का मान घटेगा, चूंकि ये नीचे है तो इससे उल्टा रिलेशन रख रहा है, इसलिए ये चिन्ह ऐसे बदलेगा, ये म्यू भी होगा। और फिर यहां से हम इस सूत्र को दिखा सकते हैं, डेल भी बराबर, पहले रेड के लिए डेल आर बराबर ए इंटू म्यू आर माइनस 1, और फिर डेल भी इज इक्वल टू ए इंटू म्यू भी माइनस 1। जब हम दोनों में फिर भाग देते हैं ये कटता है, तो यहां ये बता रहा है डेल आर डेल भी इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 म्यू भी माइनस 1। फिर हम जब वापस यहां आते हैं, म्यू आर लेस देन म्यू भी है, तो हम यहां कह सकते हैं म्यू आर माइनस 1 और फिर म्यू भी माइनस 1, ये भी लेस देन ही होगा। जब म्यू आर लेस देन है म्यू भी का, तो एक तो दोनों तरफ हम घटाए तो सिग्न में कोई अंतर नहीं होगा। अब म्यू आर माइनस 1 किस पर, तो डेल आर, ये लेस डेल भी, डेल्टा भी। अब ये जो तीन रिलेशन है, यानी लेमडा का मान बड़ा रहेगा तो अपवर्तनांक, लेमडा का मान बड़ा रहेगा तो उसका अपवर्तनांक का मान छोटा होगा, और फिर उसके विचलन कोण का भी मान छोटा हो जाएगा। यानी विचलन कोण और अपवर्तनांक के बीच सीधा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है कि ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, ये घटता है तो ये भी घटता है। लेकिन लेमडा के साथ म्यू का रिलेशन उल्टा है, और लेमडा के साथ डेल्टा का भी रिलेशन उल्टा है। ये तो सीधा है कि म्यू और डेल्टा एक रिलेशन में चलेगा, तो म्यू का लेमडा के साथ उल्टा रिलेशन है तो डेल्टा के साथ भी उल्टा रिलेशन होगा ही। इसलिए इस कंडीशन को समझना जरूरी है कि जब तरंगदैर्घ्य का वैल्यू जब बड़ा रहेगा तो उसका अपवर्तनांक का मान, उस रंग के अपवर्तनांक का मान छोटा हो जाएगा, और उस रंग के लिए विचलन कोण का भी मान छोटा हो जाएगा। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये रिलेशन ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी होगा, इसको ठीक से याद रखने की जरूरत है। विक्षेपण के ये जो दोनों कारण हैं, ये दोनों कारण इसी के आधार पर विक्षेपण की क्रिया होती है। तो म्यू का मान जैसे जैसे बड़ा होने लगेगा
वैसे डेल्टा का भी मान बड़ा होने लगेगा। और जब डेल्टा का मान बड़ा होगा तो विक्षेपण की क्रिया अधिक स्पष्ट होगी। बड़े बड़े कोण के साथ निर्गत किरण बाहर निकलेगी तो जो वर्णपट बनेगा वो ज्यादा क्लियर बनेगा। रेड अलग, यानी सब अलग अलग पट्टियां बनेगी, विभिन्न रंगों की पट्टियां एक दूसरे से अलग होगी। लेकिन जब डेल्टा का वैल्यू कम होने लगेगा, अपवर्तनांक का मान कम होने लगेगा, तो वैसी स्थिति में अलग अलग पट्टियां नहीं बल्कि एक दूसरे से सटी हुई पट्टियां होगी। स्पेक्ट्रम के बारे में पहले भी जानकारी दी गई है। शुद्ध स्पेक्ट्रम, अशुद्ध स्पेक्ट्रम। शुद्ध स्पेक्ट्रम में सारी पट्टियां बिल्कुल अलग अलग है, ओवरलैप नहीं रहती है। तो शुद्ध स्पेक्ट्रम निर्माण का कारण यही होगा कि माध्यम के अपवर्तनांक का मान उस प्रकाश के लिए जो प्रकाश संचरित हो रही है, यानी अपवर्तनांक का मान और डेल्टा का मान बड़ा होना चाहिए। जितना अपवर्तनांक ज्यादा होगा, डेल्टा जितना ज्यादा होगा, उतना शुद्ध स्पेक्ट्रम का निर्माण होगा, रंगों की पट्टियां उतनी ही स्पष्ट बनेगी। वर्ण विक्षेपण की क्रिया में जो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, उस 7 रंग की पट्टी में एक माध्य रंग होता है। उस माध्य रंग को पीले रंग के रूप में जाना जाता है। वर्णपट है वाइब्जियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें जो येलो है ये माध्य रंग है वर्णपट का। इसमें माध्य रंग का जो प्रभाव है ये देखना है। येलो, इधर ऑरेंज, रेड, और एक तरफ की जो पट्टी बनेगी वो VIGB। ये मिलकर, ऑरेंज और रेड मिलकर वर्णपट में रेडिश कलर प्रदान करेगा और ये मिलकर ब्लूइश कलर प्रदान करेगा। नीलापन, यानी ये नीला दिखेगा और ये लाल दिखेगा। रक्ताभ दिखने का कारण यहां क्या है कि ऑरेंज और रेड में रेड का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है उसका विजन ज्यादा होता है, वो आंख को ज्यादा गेजर वाइब करता है, आंख को अपने तरफ लाल रंग ज्यादा आकर्षित करता है आंख को, इसलिए उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है। और ये नीला इधर दिख रहा है, इसका कारण क्या, यहां येलो है, ऊपर की जो पट्टी है वो लाल दिखाई पड़ेगी और इधर की जो पट्टी है वो ब्लूइश दिखाई पड़ेगी। तो ब्लूइश जो इधर दिखाई पड़ता है उसका कारण क्या है कि इधर वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन में ब्लू का स्कैटरिंग ज्यादा होता है, ब्लू का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसलिए इधर का कलर ब्लूइश है, इधर का कलर रेड है, जो बीच में है वो येलो है। येलो को माध्य रंग के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी हम तरंगदैर्घ्य, रेड का तरंगदैर्घ्य लगभग 7500 एंगस्ट्रॉम है, लगभग 7500, उसका रेंज है 7500 से 7800। तो 7500 एंगस्ट्रॉम और बैगनी का 3900 एंगस्ट्रॉम, तो 7500 एंगस्ट्रॉम और 3900 एंगस्ट्रॉम दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते हैं तो लगभग 5700 एंगस्ट्रॉम होता है। वह एंगस्ट्रॉम येलो का है, इसलिए इस आधार पर भी पीले रंग को माध्य रंग के नाम से जाना जाता है। पीला रंग के लिए एक
मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है। अपवर्तनांक म्यू आर प्लस म्यू भी बाय 2 बराबर म्यू ऑफ वाई। येलो रंग के लिए अपवर्तनांक का जो मान होगा वो लाल रंग और बैगनी रंग के अपवर्तनांकों के औसत मान के बराबर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो इज इक्वल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड एंड वायलेट। अब इसमें इसके आधार पर म्यू का मान किसका, वाई का, म्यू का मान किसका, आर का, म्यू का मान भी का। तो यहां जानना है कि अपवर्तनांक प्रिज्म का होता है कि रंग का होता है। यहां रंग का अपवर्तनांक है और अपवर्तनांक रंग का है तो 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। R1 R2 को साइलेंट यदि हम करते हैं तो वहां म्यू से f का रिलेशन आता है उस फॉर्मूला में, तो वो वहां से भी स्पष्ट होगा। f का भी वैल्यू, येलो के लिए f का वैल्यू, रेड के लिए f का वैल्यू, वायलेट के लिए f का वैल्यू, फोकस दूरी। थोड़ा सा यहां आश्चर्य लगेगा कि फोकस दूरी तो लेंस के लिए होती है या दर्पण के लिए होती है, इक्विपमेंट के लिए होता है, लेकिन होता तो उसी का है, लेकिन कलर जो है वह भी फोकस दूरी को प्रभावित करता है। कलर के अनुसार भी फोकस दूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि कलर से म्यू का मान इफेक्टेड हुआ और म्यू से एफ का मान इफेक्टेड हुआ। हम जानते हैं कि म्यू ऑलरेडी एफ को प्रभावित करता है। लेंस वगैरह में भी बताए थे कि 4 तरह के म्यू है तो 4 तरह की फोकस दूरियां हैं, 3 तरह के म्यू है तो 3 तरह की फोकस दूरियां हैं। म्यू का मान जितना वेरी करता है एफ का भी मान उसी के अनुसार वेरी करता है। तो यहां म्यू का मान वाई के अनुसार, वाई का म्यू है इसलिए एफ भी निकलेगा, एफ का जो वैल्यू होगा फोकस दूरी वाई का। और इसी तरह फोकस दूरी होगी रेड का, फिर फोकस दूरी होगी वायलेट का, फिर ये रूट होगा, ये इक्वल होगा। एक फॉर्मूला है। ये कहां से आया फॉर्मूला? तो इसमें हम सिंपली इसको लिख सकते हैं फोकस दूरी येलो का बटे फोकस दूरी रेड का, फिर फोकस दूरी वायलेट का, फोकस दूरी येलो का, क्रॉस फोकस वाई का, फोकस आर, फोकस वायलेट। अब स्क्वायर हो गया यहां, तो यहां एफ वाई इज इक्वल टू एफ आर एफ भी। सूत्र हो गया। ये रिलेशन क्या है? गुणोत्तर माध्य का, जीएम का रिलेशन है मैथमेटिक्स में। यदि 3 मान, एक है एफ आर, एक है एफ वाई, एक है एफ भी, 3 संख्याएं जीपी में हो तो उसका गुणोत्तर माध्य एक्स, ये ए बी सी, तो ए बटे बी बराबर बी बटे सी जीपी का, तो उसी से जीएम निकलता बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो यहां हम लिख सकते हैं माध्य रंग की फोकस दूरी लाल और बैगनी रंग की फोकस दूरी के गुणोत्तर माध्य के तुल्य होता है।
वर्ण विक्षेपण की क्रिया में माध्य रंग यानी पीले की फोकस दूरी लाल एवं बैगनी रंग की फोकस दूरी के जीएम के तुल्य होता है, ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर होता है। जीएम ज्योमेट्रिकल मीन गुणोत्तर माध्य के तुल्य होता है। तो एक सूत्र यहां याद रखना है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ आर इंटू एफ वी, जो यहां निकला दोनों एक ही है, इसको याद रखने की जरूरत है। अब डिविएशन जान चुके हैं आप, डिस्पर्सन भी जान चुके, अब एंगुलर डिस्पर्सन जानना है, यानी एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, डिस्पर्सन से जो कोण बनता है। डिस्पर्सन से जो कोण बनता है उसको थीटा से सूचित किया जाता है। कोई प्रिज्म है, इस प्रिज्म से किरण ऐसे जा रही थी, यह आपतित किरण है, इसको इस सीध में जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर जाती है, फिर ये इधर जाती है। ये रेड है, ये वायलेट है। अब इससे यहां एक कोण बन रहा है। अभी जो थीटा का वैल्यू होगा, यहां से मिलाते हैं तो यहां थीटा बनता है। निर्गत किरण रेड यानी लाल रंग की निर्गत किरण और बैगनी रंग की निर्गत किरणों के बीच के कोण को विक्षेपण का कोण कहते हैं। विक्षेपण का कोण इस तरह भी दर्शाया जा सकता है। यहां से एक किरण चली जाती है, रेड है, तो यहां एक कोण बना, फिर यहां आ जाते हैं तो यहां भी एक कोण बना। तो ये जो नीचे वाला कोण है ये डेल भी है, ये वायलेट है, और ये तो यहां डेल भी है और यहां क्या है, डेल आर है। अब डेल भी में डेल आर को घटा देंगे तो ये बीच वाला कोण बच जाएगा, ये बीच वाला कोण थीटा है। इसी को एंगुलर डिस्पर्सन भी कहते हैं, यानी थीटा बराबर डेल भी माइनस डेल आर। इसको यहां से स्पष्ट और किया जा सकता है, इस चित्र को थोड़ा बड़ा करते हैं। वायलेट रेड। अब इस रेड को
हम ऐसे इधर बढ़ाए काल्पनिक रूप में, वायलेट को भी ऐसे बढ़ाए काल्पनिक रूप में, तो यहां O बिंदु पर मिल गया। ये जो कोण है ये कोण थीटा है। इससे और ये रेड के बीच जो कोण होगा ये डेल आर होगा, तो ये यहां का जो कोण होगा ये भी डेल आर होगा, क्योंकि दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो डेल आर यहां है तो यहां वाला कोण भी डेल आर होगा। और वायलेट इसके साथ जो कोण बनाती है वो डेल भी है। तो इस त्रिभुज में डेल भी बहिष्कोण हो गया। डेल भी इसमें बहिष्कोण के रूप में है। डेल भी इज इक्वल टू ये बहिष्कोण, किसके लिए? त्रिभुज एम ओ एन के लिए, त्रिभुज एम ओ एन के लिए। अब इस एम ओ एन में एंगल एम ओ एन जो है वही है थीटा, फिर एंगल एम एन ओ जो है वो है डेल आर, और इधर जो बहिष्कोण है वो डेल भी है। तो हम जानते हैं कि बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। कौन क्लास से? 9th से। तो थीटा प्लस डेल आर, इसलिए थीटा बराबर डेल भी माइनस डेल आर। यहां भी लिखे थे थीटा बराबर डेल भी माइनस, तो दो ढंग से इसको बताया गया है। यही थीटा एंगुलर डिस्पर्सन के रूप में जाना जाएगा। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? कोणीय विक्षेपण की परिभाषा, कोणीय विक्षेपण कोणीय विक्षेपण या विक्षेपण कोण, विक्षेपण कोण एंगल ऑफ डिस्पर्सन। बैगनी रंग एवं लाल रंग के लिए विचलन कोण के अंतर को विक्षेपण कोण कहते हैं। अब ये बैगनी और रेड के लिए ही हमेशा नहीं होता। कोई दो रंग किन्हीं भी दो रंगों के, तो किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के विचलन कोण के अंतर को विक्षेपण कोण कहते हैं। फिर कह सकते हैं किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों को काल्पनिक रूप में मिलाने से, डॉट डॉट करके पीछे मिलाए तो थीटा मिला था, उससे बने कोण कोणीय विक्षेपण या विक्षेपण कोण कहलाता है।
किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों को काल्पनिक रूप में मिलाने से बने कोण को विक्षेपण कोण कहते हैं। परिभाषा होगी, यानी एंगल ऑफ डिस्पर्सन के लिए हमको सीधे याद रखना है थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर। डेल वी माइनस डेल आर ही हमेशा होगा, यह जरूरी नहीं है। वायलेट और रेड के लिए यह थीटा का मान निकला। ये किन्हीं भी दो रंग, जो रंग दिया हुआ रहेगा उसके लिए अंतर ये करेंगे। अब यह अंतर हमेशा नीचे से ऊपर घटेगा। बड़े विचलन कोण से छोटे विचलन कोण को घटाएंगे तब धनात्मक थीटा का मान प्राप्त होगा। यदि हम छोटा विचलन कोण को डेल आर को इधर डेल भी को इधर कर देंगे, माइनस में आने लगेगा, तो इसका ऋणात्मक मान यह बताएगा कि हम छोटे विचलन कोण से बड़े विचलन कोण को घटा रहे हैं, तभी थीटा का मान नेगेटिव होने लगेगा। तो इस प्रकार विचलन कोण की जानकारी दी गई। अब डिस्पर्सिव पावर, हाँ नहीं अभी तो चल। अब डिस्पर्सिव पावर या पावर ऑफ डिस्पर्सन, पावर ऑफ डिस्पर्सन, विक्षेपण क्षमता। विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से सूचित किया जाता है और ये ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय माध्य रंग के लिए विचलन कोण। तो विक्षेपण क्षमता की परिभाषा क्या हो जाएगी? कोणीय विक्षेपन, कोणीय विक्षेपन एवं माध्य रंग अर्थात पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को, विचलन कोण के अनुपात को विक्षेपण क्षमता कहते हैं। रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन एंड एंगल ऑफ डिविएशन फॉर येलो कलर और मीन कलर। याद यही रखने की जरूरत है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल वाई, डेल्टा वाई। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ओमेगा थीटा का मान अभी हमने लिखा डेल भी माइनस डेल आर। अब डेल भी को लिखा जा सकता है ए इंटू म्यू भी माइनस 1, फिर डेल आर को लिखा जा सकता है ए इंटू म्यू आर माइनस 1। अब यहां एक कॉमन ले लेंगे तो म्यू भी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया। तो ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, ये थीटा का मान, एवं
डेल वाई का मान a इंटू म्यू वाई माइनस 1 होता है। दोनों मान यदि हम यहां ओमेगा के लिए बैठा देते हैं, ओमेगा का मान थीटा और डेल वाई है, थीटा के जगह पर हम a म्यू भी माइनस म्यू आर बटे a म्यू वाई माइनस 1 a कटा, तो एक फाइनल फॉर्मूला ये भी निकला ओमेगा का म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1। यह स्पष्ट करता है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा, प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं कर रहा है। एक कट गया, इससे स्पष्ट होता है कि ओमेगा का वैल्यू प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करेगा, यानी प्रिज्म किस कांच से बना हुआ है, किस प्रकार का कांच है, प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करेगा, प्रिज्म के प्रकार पर निर्भर नहीं करेगा। ओमेगा का मान अपवर्तनांक से सीधे प्रभावित हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है, न कि प्रिज्म के प्रकार पर। छोटा प्रिज्म, बड़ा प्रिज्म, उससे भी बड़ा प्रिज्म लेंगे तो हम ओमेगा के मान में बदलाव नहीं ला पाएंगे, लेकिन फ्लिंट कांच रहेगा तो उसके लिए ओमेगा का मान ज्यादा होगा अपेक्षाकृत क्राउन कांच के। क्राउन कांच से फ्लिंट कांच के लिए ओमेगा का मान ज्यादा होता है। धन्यवाद। आज के इस ऑनलाइन क्लास में जो जानकारी दी गई, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।